नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़ी कहानी में गोता लगा रहे हैं, ब्रह्मांड की कहानी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि सब कुछ लगभग 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ, एक घटना से जिसे हम सब बिग बैंग कहते हैं। ये सिर्फ स्पेस टाइम मैटर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक तरह से देखें तो हमारी अपनी कहानी की भी। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। अक्सर लोग इसे धमाका समझते हैं, पर जानकारी के मुताबिक ये कोई धमाका नहीं था, है ना। ये तो स्पेस का ही फैलाव था। एक बहुत ही गर्म, बहुत ही घने पॉइंट से शुरू हुआ। सिंगुलैरिटी कहते हैं उसे। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस खुद फैल रहा था। और इसके बाद कई अहम पड़ाव आए। जैसे सबसे पहले था प्लैंक युग, शुरुआती 10.43 सेकंड्स। शायद तब फिजिक्स के वो नियम काम ही नहीं करते थे जिन्हें हम आज जानते हैं। फिर आया ग्रैंड यूनिफिकेशन एरा, और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त दौर जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन, हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। हाँ। जानकारी कहती है कि इसने यूनिवर्स को एकदम फ्लैट और एक जैसा बना दिया, और वो छोटी छोटी डेंसिटी में भिन्नताएं, क्या वही बाद में गैलेक्सीज बनी? बिल्कुल सही कहा आपने। वही छोटे उतार चढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की वजह से बढ़े और आज की बड़ी संरचनाएं जैसे गैलेक्सी क्लस्टर वगैरह बने। और ये सब अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुआ, लगभग 10:36 से 10:32 सेकंड के बीच। मतलब पलक झपकने से भी कम समय में। माना यह जाता है कि एक काल्पनिक फील्ड, इन्फ्लेटॉन फील्ड, ने ये एक्सपेंशन ड्राइव किया। इसके बाद यूनिवर्स ठंडा हुआ, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बना, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद फिर तो एटम्स बनने की बारी आई होगी। मतलब पहले एलिमेंट्स, न्यूक्लियोसिंथेसिस। हाँ, बिग बैंग के बाद पहले 3 से 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। यूनिवर्स इतना गर्म और घना था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हल्के न्यूक्लियस बना पाए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम। और कमाल की बात यह है कि आज भी जब हम इन एलिमेंट्स की मात्रा देखते हैं यूनिवर्स में, तो वो बिग बैंग मॉडल की कैलकुलेशन से एकदम मैच करती है। ये इस मॉडल का एक बहुत मजबूत सबूत है। कमाल है। तो ठीक है, हल्के तत्व बन गए, पर यूनिवर्स अभी भी अपारदर्शी था, है ना, एक तरह का प्लाज्मा। तो वो कब बदला? उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। अगला बड़ा मोड़ था रिकॉम्बिनेशन। ये हुआ बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद। तब तक यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़कर न्यूट्रल एटम बना सकें। और जैसे ऐसा हुआ, फोटॉन्स यानी रोशनी के कण आजादी से घूमने लगे। यूनिवर्स पहली बार ट्रांसपेरेंट हुआ। यही वो पहली रोशनी है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के तौर पे डिटेक्ट करते हैं। CMB, हाँ, बिग बैंग की वो हल्की गूंज जो आज भी मौजूद है। मैंने पढ़ा था इसे 1965 में खोजा गया था, और अब ये फैलते यूनिवर्स के कारण ठंडी होकर लगभग 2.7 केल्विन पर है। जिक्र है कि 2025 में अटैकाना कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप ACT ने इसकी सबसे साफ तस्वीरें ली। वो क्या दिखाती हैं? हाँ, वो ACT की तस्वीरें कमाल की हैं। वो अर्ली यूनिवर्स का एक डिटेल्ड मैप देती हैं, और वो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शामिल हैं, उसको काफ़ी हद तक कंफर्म करती हैं। और हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने भी 2024 में बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस की। उसने शुरुआती गैलेक्सीज देखी जो बिग बैंग के सिर्फ 400 से 600 मिलियन साल बाद बनी थी, और हैरानी की बात यह थी कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित और बड़ी थीं। ओह, अगर वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से बनी, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे करंट आइडियाज अधूरे हैं? और क्या अब हम क्या हम कह सकते हैं कि हमने यूनिवर्स की कहानी पूरी समझ ली है? पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं। JWST की फाइंडिंग्स ने गैलेक्सी फॉर्मेशन के मौजूदा मॉडलों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। उन्हें सुधारने की जरूरत है। और इसके अलावा अभी भी कई बड़े रहस्य हैं। सबसे बड़े तो हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सारी जानकारी यही इशारा करती है कि ये दोनों मिलकर यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, डार्क मैटर करीब 27%, डार्क एनर्जी 68%। हम उनका असर देखते हैं ग्रेविटी पर, यूनिवर्स के तेज फैलाव पर वो असल में हैं क्या, ये हम नहीं जानते। सही कहा। और एक और पहेली का जिक्र है, हबल टेंशन। ये क्या चीज है? हाँ, हबल टेंशन। ये यूनिवर्स के फैलने की जो मौजूदा रफ्तार है, हबल कांस्टेंट, उसे मापने में एक दिक्कत है।
जब हम अर्ली यूनिवर्स के डेटा जैसे CMB से इसे कैलकुलेट करते हैं और जब हम लोकल यूनिवर्स में सुपरनोवा वगैरह से इसे मापते हैं तो दोनों वैल्यूज में थोड़ा अंतर आता है। ये टेंशन या तो हमारी माप में किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है या फिर शायद हमारी यूनिवर्स की समझ में ही कुछ कमी हो सकता है हमें किसी नई फिजिक्स की जरूरत हो। और हाँ, इन्फ्लेशन क्यों हुआ उसका असली कारण भी अभी पक्का नहीं पता। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो कहानी एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई, फिर इन्फ्लेशन ने उसे शेप दिया, शुरुआती तत्व बने और फिर तारे और गैलेक्सीज आईं और ACT और JWST जैसी टेक्नोलॉजी हमें अरबों साल पीछे देखने में मदद कर रही हैं। बिल्कुल, ये हमें कहानी के पन्ने पलटने में मदद कर रही हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हबल टेंशन, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये साइंस की एक लगातार चलने वाली रोमांचक खोज है। और जाते जाते एक आखिरी थोड़ा हटके विचार। हमारे स्रोतों में 2025 के एक वैकल्पिक सिद्धांत का भी जिक्र है। फिजिसिस्ट नमन कुमार का आइडिया कि शायद हमारा यूनिवर्स एक एंटी यूनिवर्स के साथ बना है, जहां टाइम पीछे चलता है। यह भी बहुत अटकलबाजी है, पर यह डार्क मैटर जैसी कुछ पहेलियों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यह सोचना ही कितना दिलचस्प है कि असलियत हमारी सोच से कितनी ज्यादा अजीब हो सकती है ना?